नमस्कार, चैप्टर 1 के इस लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ बेसिकली हमें ये बताता है कि अगर दो चार्जेस हमें गिवन हैं तो उनके बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन क्या होगी, ये हमें कूलम्ब लॉ बताता है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। देखिए कूलम्ब लॉ में क्या था कि दो चार्जेस के बीच में हमने फोर्स को देखा। अगर आपके दो से ज्यादा चार्जेस गिवन हैं, 3 है, 4 है, n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो वो आपस में किस तरीके से फोर्स लगाएंगे ये हम आज की क्लास में देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। आइए देखते हैं इसका क्या मतलब है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। आप मान लीजिए कि लेट से दिस इज r1 पोजीशन वेक्टर और इस r1 पोजीशन वेक्टर पर q1 चार्ज रखा है। एक r2 पोजीशन वेक्टर है जहां पर q2 चार्ज रखा है। सिमिलरली एक r3 पोजीशन है जहां पर आपका चार्ज q3 रखा है। अब यहां पर चार्ज 2 न होकर 3 हो गए, तो यहां पर हम फोर्सेस किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे इस बात को हम डिस्कस करेंगे। आप मान लीजिए कि सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं फोर्स 1 पे कि चार्ज जो q1 है उस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा। तो इस चीज को निकालने के लिए आप क्या करो, आप Q3 को भूल जाओ, एक बार सिर्फ Q2 को देखो कि Q2 ही प्रेजेंट है, Q1 और Q2 प्रेजेंट है। तो Q2 Q1 पे क्या फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 विल बी इक्वल टू, हमने पिछले चैप्टर में जब कूलम्ब लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखा था उसी का हम यहां पे यूज करेंगे। अगर मुझे 2 के कारण 1 पे फोर्स निकालनी है तो पहली बात तो जो फोर्स होगी वो लाइन ऑफ सेपरेशन के अलोंग होगी, इस लाइन के अलोंग होगी। हमें ये मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होगा। इस मैग्नीट्यूड के लिए हम वेक्टर निकाल लेंगे r12। ये आपका r12 वेक्टर है। तो जब मैं फोर्स लिखूंगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r12 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी r12। इस फोर्स की डायरेक्शन r12 वाली डायरेक्शन में ही है, इसलिए r12 के ऊपर मैंने कैप लगा दिया। इसका मतलब ये वेक्टर सिर्फ एक यूनिट वेक्टर है और ये मैग्नीट्यूड आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड है। अब हम निकालेंगे, अब आप Q2 को भूल जाइए, आप ये सोचिए कि Q1 और Q3 प्रेजेंट है। अगर Q1 और Q3 प्रेजेंट है तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 विल बी इक्वल टू, यहां पर r13 ये आपका चार्ज है, ये आपका r3 चार्ज है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा इट विल बी अलोंग द लाइन ऑफ सेपरेशन। दो चार्ज को सेपरेट करने वाली जो लाइन है उसी के अलोंग होगा, और यदि रिपल्सिव होता है तो इट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। ये आपकी F12 की डायरेक्शन थी, ये आपकी F12 की डायरेक्शन थी, और ये आपकी F13 की डायरेक्शन है। F13 को हम लिखें यहां पर तो R13 क्या हो जाएगा, R13 इज दिस, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q3 अपॉन r13 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और r13 कैप। जो 2 ने 1 पे फोर्स लगाया उसकी डायरेक्शन ये है और मैग्नीट्यूड ये है। जो 3 ने 1 पे फोर्स लगाया उसका मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन उसकी ये है।
अब जो फोर्स Q1 पर नेट लगेगा वो इन दोनों का वेक्टर एडिशन होगा। और वेक्टर एडिशन के लिए आपके पास कई सारे तरीके होते हैं। आप मान लीजिए हम इसको पैरेललोग्राम लॉ से अगर सोल्व करें तो जो ये फोर्स है F1, नेट फोर्स ऑन 1 विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। आपका पहला पॉइंट वेक्टर एडिशन यही है। अगर मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट हैं तो आप पहले क्या कीजिए, आप इंडिविजुअल फोर्सेस, इंडिविजुअल चार्जेस के कारण फोर्स निकाल लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे 2 के कारण निकाल ली पहले, फिर 3 के कारण निकाल ली 1 पे, तो 1 के ऊपर सिर्फ यही 2 फोर्स लगा सकते थे, वो हमने निकाल के ऐड कर दिया। यही आपका वेक्टर एडिशन होता है। यहां पे अब ध्यान से देखिए, अगर मैं डिटेल्ड डिस्कशन करूं तो 3 पॉइंट थे। यहां Q2 था, यहां Q1, ये आपका Q2 था और ये आपका Q3 था। तो 1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा था 2 के कारण वो किस साइड था, इस साइड था। Q3 के कारण किस साइड लग रहा था, इस साइड था। और Q1 के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स है इट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। तो ये आपका फोर्स ऑन 1 हो गया, फोर्स ऑन 1। अब 2 पे देखते हैं। जो 1 है वो 2 पे किस साइड लगाएगा, इस साइड। न्यूटन का तीसरा लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 2 ने 1 पे लगाया वही 1 2 पे लगाएगा। और 2 पे लगाने के बाद ये इसकी डायरेक्शन हो गई। अब चार्ज जो 2 है Q2, इसके ऊपर Q3 किस साइड लगाएगा फोर्स, Q3 इस पे इस साइड लगाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किस साइड आएगा, इस साइड। ये आपके ऊपर चार्ज नंबर 2 पर टोटल फोर्स आ गया। अगर चार्ज 3 का देखना है तो आप 1 और 2 के कारण देखोगे। 1 के कारण किस साइड आएगा, इस साइड रिपल्सिव, और 2 के कारण आएगा इस साइड। तो इसका रिजल्टेंट कुछ इस साइड हो जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये जिस चार्ज पर फोर्स हम लगा रहे हैं, बाकी सारे चार्जेस के कारण उसके ऊपर फोर्स अलग अलग निकाल लो, फिर उनको वेक्टोरियली ऐड कर दो, उस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स आपका निकल कर आ जाएगा। ये सारे चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, ये तय है। लेकिन हमने यहां पर सिर्फ ये देखा कि 1 के ऊपर बाकी सारे कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये हमने किया। नेक्स्ट आपका एक छोटा सा टॉपिक है सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्या मतलब है आप समझिए एक बार। आप ये मानिए कि अगर एक चार्ज आपके पास प्रेजेंट है, 2 चार्ज आपके पास प्रेजेंट हैं, और तीसरा चार्ज अगर वहां पर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाए, तो उस चार्ज की प्रेजेंस में जो पहले वाला चार्ज फोर्स लगा रहा था, क्या वो चेंज होगा? कहने का मतलब क्या है कि यहां पर 3 चार्ज थे, 1 2 और 3। 1 के ऊपर 2 फोर्स ऐसे लगा रहा था, 1 के ऊपर 3 फोर्स ऐसे लगा रहा था। अब मान लो कोई एक एक्स्ट्रा चार्ज नंबर 4 हम कहीं से बाहर से ले आए, तो क्या जो 2 और 3 एक पर फोर्स लगा रहे थे, क्या उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलेंगी? नहीं बदलेंगी। इसका मतलब है कि जो इंडिविजुअल फोर्सेस हैं दे विल रिमेन अनअफेक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। देखिए इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जो एग्जांपल मैंने पिछली क्लास में दिया था वही यहां भी हम दे सकते हैं। एक ग्रुप है, लड़कों का ग्रुप खड़ा है कैंटीन में, और वो बड़ी ही इनफॉर्मल तरीके से गपशप कर रहे हैं। उन्हीं की क्लास की लड़की उस ग्रुप के पास आती है कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो जो लड़के वहां खड़े थे और वो जिस तरीके से बात कर रहे थे बेधड़क, बिना किसी झिझक के, अब वो थोड़े से सजग हो जाएंगे और थोड़ा सा ध्यान से बोलेंगे जो भी बोल रहे हैं। तो इसका मतलब किसी एक्सटर्नल एजेंसी की प्रेजेंस में उनका बिहेवियर चेंज हो गया। यहां पर क्या होता है कि
आपका 2 है, मान लीजिए ये वो लड़की है जो बाद में आई है ग्रुप में, ये पहले 3 लोगों का ग्रुप था लड़कों का, ये चार्ज इस पे फोर्स ऐसे लगा रहा था और ये ऐसे लगा रहा था। अगर चौथे के आने के कारण अगर इसके फोर्स की मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन बदलती, तब तो हम कहते कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन चौथे की प्रेजेंस में इन दोनों के कारण 1 पर लगने वाला फोर्स का ना तो मैग्नीट्यूड बदलता है और ना डायरेक्शन बदलती है। इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि किसी एक्सटर्नल चार्ज की प्रेजेंस में जो पहले वाले चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं वो अनअफेक्टेड रहता है। क्लियर है? तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे आपके 2 न्यूमेरिकल। तो देखते हैं हमारा पहला न्यूमेरिकल, ये आपका एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल 1.6 है। इसमें दिया हुआ है कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is force on charge placed? What is force on charge Q? Capital Q placed at centroid of the triangle. देखिए क्या कहना चाह रहा है सवाल में, देखते हैं एक बार। ये कह रहा है कि आपके पास 3 चार्ज हैं, वो चार्ज सिमिलर हैं स्मॉल q, और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखे हैं। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे तीनों चार्ज रखे हैं और उसके सेंट्रोइड पर एक कैपिटल Q चार्ज रखा है। तो इस जो सेंट्रोइड पर रखा चार्ज है, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा ये हमें निकालना है। देखिए जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल सोल्व करें तो आप हमेशा ये ध्यान रखना कि इन चार्जेस को किसी ने होल्ड करके रखा हुआ है। अगर इनको हम फ्रीली छोड़ देते तो ये चार्ज रिपेल करके दूर दूर भाग जाते या अट्रैक्ट करके पास में आ जाते। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि उनको होल्ड करके रखा हुआ है, और होल्ड करने के बाद हमें देखना है कि वो आपस में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्ब फोर्स लगा रहे हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, इन 3 चार्जेस के कारण इस कैपिटल Q पर टोटल चार्ज कितना लग रहा है ये हमें निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इंडिविजुअल एक चार्ज को पिक करते हैं। फॉर इंस्टांस हमने इसको पिक कर लिया, इसके कारण इस चार्ज पर पहले फोर्स निकाल लेते हैं, फिर इसके कारण निकाल लेंगे, फिर इसके कारण, और फिर तीनों को वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। अगर मुझे इस Q के कारण इस कैपिटल Q पर फोर्स निकालना है तो मुझे ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, क्योंकि r² तो तभी बनेगा। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम इस डायग्राम का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने नाम दिया ABCD, और ये लेंथ L है हर साइड की, ये गिवन आपकी। अब देखिए सेंट्रोइड की डेफिनेशन क्या होती है। सेंट्रोइड की डेफिनेशन होती है जहां पर आपके ट्रायंगल के मिडेन्स इंटरसेक्ट करें। और मिडेन्स क्या होते हैं, मिडेन्स होते हैं आपके एक वर्टेक्स से आप सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं जिस लाइन से, वो आपका मिडेन कहलाता है। सिमिलरली जब मैं इस वर्टेक्स से इसका मिड पॉइंट ज्वाइन करूंगा तो जो लाइन आएगी वो जिस पॉइंट से पास करेगी वो आपका सेंट्रोइड होगा। तो सेंट्रोइड होगा, यह आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस केस में क्या होगा कि जो आपने अपोजिट साइड पर के मिड पॉइंट पर उस लाइन को ज्वाइन किया है, यहां पर राइट एंगल बनेगा ड्यू टू सिमेट्री। अगर यहां पर राइट एंगल है तो आपकी ट्रायंगल ADB इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यदि मैं AD निकालूं तो AD² प्लस L²/4 इक्वल टू L², या फिर मैं यूं कहूं AD² इज इक्वल्स टू L² माइनस L²/4। तो यहां पर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, AD² L² माइनस L²/4 इक्वल टू 3L²/4। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो AD आ जाता है, AD इज √3L/2। अगला एक पॉइंट और आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जो सेंट्रोइड है वो मिडेन को 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। तो कहने का मतलब जो M पॉइंट है सेंट्रोइड वो AD लाइन को 2:1 रेशो में डिवाइड करता है।
अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ए एम, क्योंकि मैं स्मॉल चार्ज क्यू और कैपिटल चार्ज क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना चाहता हूं। तो ए एम विल बी 2/3 ऑफ ए डी, और यहां से इसको फर्दर सोल्व करेंगे, ए डी की वैल्यू यहां से यहां पुट करेंगे तो ए एम निकल के आता है L/√3। अब इस फोर्स के इस चार्ज के कारण इसके ऊपर जो फोर्स लगी उसका फॉर्मूला बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू डिवाइड बाय L/√3 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा, ये आपका बन गया फोर्स F, जो इस चार्ज Q पर ऊपर वाले चार्ज के कारण लग रहा है, ये आपने फोर्स मान लिया F। अब सिमिलरली चूंकि आपकी फिगर सिमेट्रिक है, सेंट्रोइड आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, तो यहां से ये पॉइंट भी इतनी दूर होगा और यहां से ये भी इतनी दूर होगा। और यदि आपको डाउट है तो आप फर्दर इस तरीके से सोल्व करके देख लें, आपका सेम आंसर आएगा। अगर डिस्टेंस सेम है और चार्जेस भी सेम हैं तो तीनों केस में फोर्स की वैल्यू इतनी ही आएगी मैग्नीट्यूड वाइज, बस डायरेक्शन अलग होगी। ये चार्ज इस पे फोर्स इस साइड लगाएगा और ये चार्ज इस पे इस साइड लगाएगा, तो इस तरह के 3 F मैग्नीट्यूड के फोर्स हमारे लग जाएंगे। क्लियर है? अब हमें इन तीनों वेक्टर्स को वेक्टोरियली ऐड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका एंगल्स पता होना चाहिए, हमें एंगल्स पता होना चाहिए। तो आप इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए एक बार, जो ये लाइन है मिडेन, वो क्या इस एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी? डेफिनेटली करेगी। तो मतलब 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। सिमिलरली ये जो मिडेन है ये भी इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा 30-30 में। अब यहां आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, इस लाइन पर और इस लाइन पर कंसंट्रेट करोगे, एक लाइन को थ्रू पास कर रही है, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ये आपका 90 डिग्री है तो ये कंप्लीट एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। और सिमेट्री से आप देखोगे तो हर एंगल आपका 120 डिग्री ही होगा। इस केस में आप एक बात हमेशा याद रखिए, इसको मैं सोल्व करके भी दिखाऊंगा। अगर 2 वेक्टर्स हैं F और F, उनके बीच में 120 डिग्री एंगल है, तो उन दोनों वेक्टर्स का एडिशन जब आप करोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड F ही रहता है। ये कैसे रहता है, और उनका उसकी डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर्स के बिल्कुल बीच में आती है। अब ये कैसे होता है इसको मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर आपका उन दोनों के बीचों बीच रहता है और उसका मैग्नीट्यूड उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के बराबर रहता है। ये कैसे आया, आप ध्यान से देखिए। इस वेक्टर के मैं कंपोनेंट कर सकता हूं। आपने क्या किया, स्टार्टिंग में आपके पास क्या है, 2 वेक्टर्स हैं, ये इनके बीच का बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर टाइप है वाई एक्सिस, और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। ये आपका एंगल बाइसेक्टर है तो आप इसको 60 डिग्री मान सकते हैं, इसको 60 डिग्री। अब ये भी F है, ये भी F है, इसका ये वाला कंपोनेंट जब ब्रेक करोगे तो ये होगा F कोस 60 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट F साइन 60 डिग्री, सॉरी ये आपका F कोस 60 होगा, F कोस 60 डिग्री, और ये आपका F साइन 60 डिग्री होगा। इस वेक्टर को हटा के मैं ये 2 वेक्टर लिख दूं तो सेम ही बात होती है। कंपोनेंट का मतलब ये होता है। अगर कंपोनेंट मेथड आपको डिटेल में समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब देखिए, अगर ये वेक्टर इसका ये वाला कंपोनेंट में ब्रेक करूं तो ये F साइन 60 और ये F कोस 60।
अब इन दो वेक्टर्स को भूल जाइए, बाकी 4 वेक्टर बन गए। इन 4 वेक्टर्स को ऐड करोगे, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। ये दो वेक्टर्स f cos 60 प्लस f cos 60 मैग्नीट्यूड सेम है, सेम डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे। cos 60 हाफ होता है तो f/2 प्लस f/2 ये आपका f बन जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि 120 डिग्री पे अगर दो वेक्टर्स होंगे तो उनका रिजल्टेंट f ही रहता है। यहां पे आप ध्यान से देखिए, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा ऊपर की तरफ, और नीचे वाला ऐसे का ऐसा रहेगा। इन दो वेक्टर्स की जगह मैंने ये लिख दिया, और ये वेक्टर आपका ऐसे का ऐसा है। इन दोनों को ऐड करोगे, अपोजिट डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेट फोर्स ऑन Q इज, इस न्यूमेरिकल में थोड़ा सा आपका वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आया है। अगर आपको उसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1.7। ये भी आपकी एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जाम्पल है। कंसीडर 3 चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। व्हाट इज फोर्स ऑन ईच चार्ज। कहने का मतलब है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 वर्टेक्स पे प्लस Q चार्ज और एक जगह माइनस Q चार्ज रखा गया है। जो लेंथ है साइड्स की वो सेम है, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका। आपको निकालना क्या है, हर किसी चार्ज पर बाकी चार्जेस के कारण जो फोर्स लग रहा है वो आपको निकालना है। कहने का मतलब माइनस Q पर नेट फोर्स, इस प्लस Q पर नेट फोर्स और इस प्लस Q पर नेट फोर्स, ये आपको निकालना है। सबसे पहले कंसीडर करते हैं हम फर्स्ट के ऊपर लगने वाला चार्ज। फर्स्ट केस हम डिस्कस कर रहे हैं इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स। जो ये प्लस Q चार्ज है, ये दोनों अपोजिट चार्ज हैं, तो इस चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा और जो फोर्स लगेगा वो लगेगा, उसकी डायरेक्शन होगी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द लाइन ऑफ सेपरेशन। ये आपके फोर्स की डायरेक्शन होगी, जो ये वाला इस पे लगाएगा। अब ध्यान से देखो, इसका मैग्नीट्यूड लिखूं मैं, इसको मान लो F है ये, तो ये जो फोर्स F बनेगा यहां पर वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इसका मैग्नीट्यूड Q इंटू Q स्क्वेयर अपॉन डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, L स्क्वेयर। ये आपका फोर्स हो गया। अब ये चार्ज इस पर इस साइड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा जैसे इसने लगाया। अब चूंकि इनमें सेम दूरी है, सेम आपके मैग्नीट्यूड है चार्ज का, तो फोर्स भी सेम होगा। तो कहने का मतलब है इस चार्ज पर 2 फोर्स ऐसे लगेंगे। अब यहां से मैं एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो ये एंगल आपका 30 डिग्री होगा और ये भी आपका 30 डिग्री होगा। इस चार्ज के ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं और मुझे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो मैं इन 2 फोर्स के कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो ब्रेक करूंगा दे विल कैंसल आउट ईच अदर, और इनके कंपोनेंट जो इसके अलोंग होंगे वो जुड़ जाएंगे। वो क्या होंगे, F cos 60 डिग्री, तो नेट फोर्स जो 1 पे हुआ वो हो गया 2F cos 60 डिग्री, एंड cos 60 डिग्री इज sin 60, cos 60 इज हाफ आई थिंक, नहीं cos 60 नहीं है, cos 30 है, सॉरी cos 30 डिग्री का एंगल है। तो cos 30 आपका √3/2 होता है, तो यहां पर इसकी जगह आप √3/2 पुट करेंगे तो वो 2 से कैंसिल हो जाएगा। नेट फोर्स ऑन 1 इज इक्वल्स टू √3F, वेयर F इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये आपका इसके ऊपर फोर्स हो गया। अब सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड के ऊपर यहां जो चार्ज प्लस Q रखा है, इसके ऊपर फोर्स हम कंसीडर कर रहे हैं। यहां एक प्लस Q है, यहां माइनस Q है। जो ये माइनस Q चार्ज है ये इस
पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस साइड लगाएगा, इसको मान लो F है ये, उस F की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर F की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड Q इंटू Q स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस L, ये आपका फोर्स हो गया। अब जो ये वाला प्लस Q चार्ज है, इस प्लस Q चार्ज पर को रिपेल करेगा और उस फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन होगी। इसके मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखिए चार्ज भी उतना ही है और डिस्टेंस भी उतना ही है, तो सेम फोर्स F लगेगा। ये एंगल आपका 60 डिग्री है, टोटल एंगल 180 होना चाहिए, तो ये आपका कितना हो गया 120 डिग्री। हमने पिछले केस में देखा अगर दो आपके फोर्सेस हैं F और F, उनके बीच का एंगल 120 है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा उसका मैग्नीट्यूड भी F होगा और वो यहां से इन दोनों के बीचों बीच होगा। तो F2 के ऊपर जो नेट फोर्स बना वो बना F। यहां पर देखते हैं, अब देखिए प्लस Q और प्लस Q ये माइनस Q सिमेट्रिक है, तो यहां भी सिमेट्रिक आंसर ही आना चाहिए। इसके कारण इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्सिव F लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, इसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड इतना ही होगा। 120 का एंगल होगा इसलिए रिजल्टेंट इस साइड आएगा और वो F ही होगा। F3 भी आपका F ही होगा और जो फर्स्ट पे लगा था उसका एक इस साइड था और एक इस साइड था, F और F, इनका रिजल्टेंट यहां पर √3F निकल कर आया था। तो इस तरीके से हमने तीनों चार्जेस पर आपके फोर्सेस कैलकुलेट कर लिए। इस तरीके से हमने टॉपिक कंप्लीट किया, फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो लेक्चर नंबर 3 को यहीं रोकते हैं, अगले लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।